हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम फुल मेटल अल्केमिस्ट की एपिसोड 2 को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड 1 की कहानी अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर दे दिया है, वहां से चेकआउट कर लीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। अब तक की स्टोरी में हमने देखा था किंग ब्रैडली आइस अल्केमिस्ट आइजैक को पकड़ लेते हैं और एल्रिक ब्रदर्स इस काम में उनकी हेल्प करते हैं। अब आगे की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एडवर्ड और अल्फोंस एक साथ ट्रेन में लियोर सिटी की तरफ जा रहे हैं। असल में लियोर सिटी में एक प्रीस्ट रहते हैं जिनके पावर को देखकर एडवर्ड को शक है कि उनके पास फिलोसोफर स्टोन हो सकता है। ट्रेन में जाते वक्त अल्फोंस एडवर्ड से कहता है कि आपको सच में लगता है कि उस प्रीस्ट के पास फिलोसोफर स्टोन हो सकता है? तब एडवर्ड कहता है लगता तो यही है। इसके बाद कहानी थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं एडवर्ड एक व्हील चेयर पर बैठकर फिलोसोफर स्टोन के बारे में पढ़ाई कर रहा है। वो कहता है फिलोसोफर स्टोन एक हेवनली स्टोन है जिसके अंदर कई सारे पावर्स मौजूद है, लेकिन अगर शॉर्ट में कहे तो ये स्टोन किसी भी अल्केमी को फिर से पावर में ला सकता है और इस फिलोसोफर स्टोन से हमें फिर से हमारी पुरानी बॉडी वापस मिल सकती है। एडवर्ड अपने पुराने दिनों के सोच से बाहर आता है और कहता है अल्फोंस, अगर सच में हमें फिलोसोफर स्टोन मिल गया तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। अगले सीन में कहानी 10 साल पीछे चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं एडवर्ड और अल्फोंस अपने घर में बैठकर कुछ किताबें पढ़ रहे हैं। तभी उनके मॉम आ जाती है और कहती है तुम लोग फिर से उन किताबों को छेड़ रहे हो और एडवर्ड जमीन पर ड्राइंग मत बनाओ। एडवर्ड कहता है मॉम, ये ड्राइंग नहीं है, ये तो एक ट्रांसमुटेशन सर्कल है। इसके बाद एडवर्ड अपना एल्केमी इस्तेमाल करके दिखाता है। ये देखकर उनके मॉम हैरान हो जाती है। वो कहती है कि ये सब तुम लोगों ने किताबों से सीखा है, मतलब तुम लोग भी अपने डैड जैसे हो। एडवर्ड कहता है कि हमें ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तब उनके मॉम कहती है हाँ बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। एडवर्ड और अल्फोंस के एल्केमी के लिए इंटरेस्ट देखकर उनके मॉम भी सपोर्ट करने लगती है, लेकिन उसी साल गर्मियों में उनके मदर की डेथ हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं एडवर्ड और अल्फोंस उनके मदर के ग्रेव स्टोन के सामने बैठे हुए हैं। अल्फोंस कहता है अगर डैड वापस आ गए तो बहुत अच्छा होगा। ये सुनकर एडवर्ड बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है वो हमारे डैड नहीं है, इतने सालों तक वो हमसे दूर रहे हैं, इवन मॉम के फ्यूनरल के वक्त भी वो नहीं आए हैं। ये सुनकर अल्फोंस इमोशनल हो जाता है। तब एडवर्ड कहता है हम मॉम को फिर से वापस ले आएंगे। अल्फोंस कहता है लेकिन एल्केमी के मदद से किसी इंसान को फिर से जिंदा करना रूल्स के खिलाफ है। एडवर्ड कहता है ये बात हम दोनों अपने तक ही रखेंगे। तभी पीछे से उन दोनों को एक लड़की बुलाती है, उसका नाम है विनरी। वो कहती है किसी मरे हुए इंसान के लिए रोना ठीक नहीं है, नहीं तो वो इंसान को भी बहुत दुख होता है। ये सुनकर एडवर्ड गुस्से में आ जाता है और कहता है हम रोते नहीं हैं, रोती तो तुम हो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ नहीं रहते। विनरी कहती है नहीं, मैं नहीं रोती, आगे से मैं कभी भी तुम्हें बुलाने नहीं आऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं उसी दिन रात को एडवर्ड और अल्फोंस विनरी के घर पर उसके दादी के साथ डिनर कर रहे हैं और एडवर्ड दूध पीने को लेकर विनरी के दादी के साथ झगड़ा कर रहा है। अगले दिन सुबह जब वो लोग स्कूल से वापस आ रहे होते हैं तब विनरी अल्फोंस को कहती है तुम लोग सारा टाइम कौन सा किताब पढ़ते रहते हो? एडवर्ड कहता है वो तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, वो एक सीक्रेट है। तब विनरी गुस्सा होकर कहती है तुम दोनों हमेशा सीक्रेट बनाए रखते हो। इसके बाद विनरी कहती है कि आज रात को हम स्ट्यू खाने वाले हैं, तुम लोग भी आ जाना। स्ट्यू का नाम सुनते ही अल्फोंस बहुत खुश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एडवर्ड और अल्फोंस अपने घर पर हैं। एडवर्ड कहता है जिसने स्ट्यू को इन्वेंट किया होगा उसने दूध को सब्जियों के साथ मिलाकर कुछ अलग कर दिखाया है। हर नई इन्वेंशन में ही दूसरों से अलग कुछ करना पड़ता है। शायद मॉम को वापस ले आने के लिए हमें भी किसी नए एल्केमी को इन्वेंट करना होगा। इसके बाद वो दोनों कई सालों तक इसके ऊपर रिसर्च करते हैं और अपने एल्केमी मास्टर के पास ट्रेनिंग करते हैं।
और वो लोग अपने मदर को फिर से देख पाने के मकसद से जीने लगते हैं। और आखिर तक वो दिन आ जाता है जब एडवर्ड और अल्फोंस मिलकर एक नया एल्केमी का इन्वेंशन कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों मिलकर एल्केमी के लिए कुछ चीजों को मिलाकर एक मिक्सचर क्रिएट करते हैं और उसमें अपना ब्लड ऐड करते हैं। फिर उस मिक्सचर को सेंटर करके एक ट्रांसम्यूटेशन सर्कल ड्रॉ करते हैं और अपना एल्केमी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस सर्कल में से अजीब तरीके का एक एनर्जी निकलने लगता है। अल्फोंस बहुत घबरा जाता है। वो कहता है हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तभी उस सर्कल में से छोटे छोटे ब्लैक कलर के हाथ निकलना शुरू हो जाते हैं और वो हाथ मिलकर अल्फोंस की पूरी बॉडी को जकड़ लेते हैं और एडवर्ड के एक पैर और एक हाथ को भी जकड़ लेते हैं। एडवर्ड ये सब देखकर रोने लगता है और उसका एक पैर और एक हाथ गायब हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद एडवर्ड अपने आप को एक दूसरी दुनिया में पाता है। वो कहता है मुझे याद नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा था। तभी वो अपने सामने एक क्रीचर को देखता है। एडवर्ड कहता है तुम कौन हो? वो क्रीचर कहता है मैं हूँ ये पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स। और तभी एडवर्ड के पीछे मौजूद दरवाजा खोल जाता है और फिर से वो ब्लैक कलर के छोटे छोटे हाथ निकल के उसे दरवाजे के अंदर खींच लेते हैं। वो क्रीचर कहता है मैं तुम्हें सच्चाई दिखाना चाहता हूँ। एडवर्ड उस दरवाजे के अंदर जाने के बाद अपने चारों तरफ पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन को देखता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि कोई उसके दिमाग में जबरदस्ती वो सारा इंफॉर्मेशन घुसाने की कोशिश कर रहा है। वो जोर से कहता है मेरा दिमाग फट जाएगा, ऐसा मत करो। और तभी उसकी बॉडी भी गायब होने लगती है। वो बहुत घबराया हुआ होता है और हेल्प मांगने लगता है। तभी उसके सामने उसका मॉम आती है। तभी एडवर्ड रियलाइज करता है कि वो तो यही चाहता था। वो तो ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन मतलब इंसानों को फिर से जिंदा करने की सच्चाई को जानना चाहता था। तभी वो खुद को फिर से दरवाजे के बाहर उस क्रीचर के सामने पाता है, वो भी अपनी पूरी बॉडी के साथ। वो कहता है मतलब मेरा ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन का थ्योरी एकदम सही था। वो उस क्रीचर को फिर से उस सच्चाई को दिखाने के लिए बोलता है। तभी वो क्रीचर कहता है तुमने जितना पे किया है उतना ही दिखाया जाएगा। एडवर्ड कहता है पे किया है मतलब? तब वो क्रीचर कहता है तुमने अपने पैर दे दिया है। तभी एडवर्ड का एक पैर गायब होने लगता है और वो इस दर्द को फील कर पाता है और फिर से असली दुनिया में आता है। वो दर्द से तड़पता हुआ देखता है उसके सामने एक मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला क्रीचर है जिसके बॉडी से खून निकल रहा है। एडवर्ड रोते हुए कहता है मैंने तो ये सब नहीं मांगा था, प्लीज कोई हेल्प करो। तभी वो अल्फोंस के कपड़ों की तरफ देखता है और उसे वापस ले आने के लिए एक आर्मर पर ट्रांसम्यूटेशन सर्कल बनाता है और कहता है मेरा पूरा बॉडी ले लो लेकिन मेरे भाई को वापस कर दो। इसके बाद वो अपना एल्केमी इस्तेमाल करता है। अगले सीन में फिर से प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। यह हम देखते हैं कॉर्नेल ह्यूग्स और कॉर्नेल रॉय एक ऑफिस में बैठे हुए हैं। कॉर्नेल ह्यूग्स कहते हैं आप अभी भी सेंट्रल में हैं। तब कॉर्नेल रॉय कहते हैं हाँ मुझे ईस्टर्न हेडक्वार्टर्स भेजा जाएगा। ह्यूग्स कहते हैं कि आपने आइजैक के बारे में पूरी रिपोर्ट देखी है। यहाँ पर कह रहे हैं कि आइजैक ईस्टर्न आइलैंड में एल्केमिस्ट था। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? रॉय कहते हैं नहीं। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। ह्यूग्स कहते हैं एल्रिक ब्रदर्स का क्या खबर है? रॉय कहते हैं पता नहीं, मैं उनका इंचार्ज थोड़ी हूँ। तब ह्यूग्स कहते हैं वो लोग अभी बच्चे हैं और आपने उन लोगों को इस नर्क की जिंदगी में ले आकर ठीक नहीं किया। रॉय इसका कुछ जवाब नहीं देता। वो मन ही मन कहता है अगर ये नर्क है तो उन्होंने पहले ही नर्क का बहुत कुछ देख लिया है। अगले सीन में एडवर्ड और अल्फोंस के उस ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस के 4 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। हम देखते हैं कॉर्नेल रॉय उनके घर पर आते हैं और वहां पर वो ट्रांसम्यूटेशन सर्कल और उतना सारा ब्लड देखकर घबरा जाते हैं। रॉय के साथ एक लेडी होती है, वो भी मिलिट्री के एक लेफ्टिनेंट होती है। रॉय कहता है हमें जल्दी ही उन 2 भाइयों को ढूंढना होगा। इसके बाद वो लोग विनरी के घर पर आते हैं और देखते हैं कि एडवर्ड व्हील चेयर पर बैठा हुआ है और अल्फोंस ने एक आर्मर पहना हुआ है। रॉय उन दोनों को देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। एडवर्ड का कॉलर पकड़कर कहते हैं तुम लोगों ने ये सब क्या कर दिया है? लेकिन एडवर्ड इतना डिप्रेस्ड होता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता।
तब एल्फोंस रॉय से माफी मांगता है। इसके बाद हम देखते हैं रॉय, विनरी की दादी, एडवर्ड और एल्फोंस बैठे हुए हैं। रॉय कहता है, मैंने सुना था यहाँ पर एक्सपर्ट एल्केमिस्ट रहते हैं, इसलिए मैं उनसे मिलने आया था। लेकिन ये दोनों तो अलग ही काम करके बैठे हुए हैं। इनका ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन उसने सोल ट्रांसप्लांट कर दिया। इस तरफ हम देखते हैं विनरी उस लेडी ऑफिसर को चाय देती है। वो ऑफिसर अपना नाम रीजा बताती है। विनरी कहती है, मिस रीजा, क्या आप लोग सच में उन दो भाइयों को स्टेट अल्केमिस्ट बनाना चाहती हैं? तब रीजा कहती है, ये उनका खुद का डिसीजन होगा, हम उन पर दबाव नहीं डाल सकते। दूसरी तरफ रॉय उन दोनों से कहता है, अगर तुम स्टेट अल्केमिस्ट बनोगे तो तुम्हें अपने बॉडी के लिए रिसर्च करने का टाइम मिलेगा और तुम्हें बहुत सारे रास्ते भी मिलेंगे। तो डिसीजन तुम्हारा है, तुम सारी जिंदगी ऐसे ही व्हील चेयर पर बिताना चाहते हो या फिर अपना बॉडी ढूंढ के फिर से नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हो। एडवर्ड ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। इसके बाद रॉय और रीजा वहां से निकल जाते हैं। जाते वक्त विनरी रीजा को अपना नाम बताती है और उसके साथ हाथ मिलाती है। इसके बाद रॉय और रीजा गाड़ी में जा रहे होते हैं। रीजा कहती है, आपको क्या लगता है एडवर्ड स्टेट अल्केमिस्ट बनेगा? उसके आंखों में मुझे सिर्फ डिप्रेशन दिखती है। तब रॉय कहता है, वो तो जलती हुई आंखें हैं जो कुछ कर दिखाना चाहती है। इसके बाद हम देखते हैं एडवर्ड हॉस्पिटल में लेटा हुआ है। वो कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया है। वो विनरी की दादी को कहता है, आपको क्या लगता है सर्जरी में कितने साल लगेंगे? वो कहती है 3 साल। एडवर्ड कहता है 1 साल के अंदर करना होगा। इसके बाद एल्फोंस को कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हारा बॉडी वापस ले आऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं एडवर्ड स्टील का हाथ और पैर लगा के एल्फोंस के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। एल्फोंस कहता है, तुम फिर से नॉर्मल हो रहे हो। तब एडवर्ड कहता है, अभी मैं एल्केमी इस्तेमाल करके देखूंगा। मैंने लास्ट टाइम तुम्हारे सोल ट्रांसप्लांट के बाद इस्तेमाल किया था। एडवर्ड एल्केमी इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार वो बिना ट्रांसम्यूटेशन सर्कल के नया हथियार बना पाता है। ये देखकर एल्फोंस भी चौंक जाता है। कहानी के चलते एडवर्ड स्टेट एल्केमिस्ट बनने के लिए एग्जाम देने जाता है। उसके एग्जाम को देखने खुद किंग ब्रैडली आते हैं। वो कहते हैं, अच्छा तो तुम्हारा एक हाथ स्टील का बना हुआ है? एडवर्ड कहता है, हाँ, ये मुझे सिविल वॉर के वक्त पर मिला था। इसके बाद एग्जाम शुरू होती है। एडवर्ड बिना किसी ट्रांसम्यूटेशन सर्कल्स के जमीन में से हथियार निकालता है और ये देखकर सभी लोग हक्के पक्के रह जाते हैं एक्सेप्ट किंग ब्रैडली। एडवर्ड वो हथियार लेके दौड़ते हुए ब्रैडली के पास जाता है और उसके ऊपर पॉइंट करता है। ये देखकर बाकी के लोग इसके ऊपर गन पॉइंट करते हैं। ब्रैडली कहता है, अच्छा है, लेकिन तुम्हें थोड़ा और जानने की जरूरत है। इसके बाद ब्रैडली वहां से जाने लगते हैं और तभी एडवर्ड देखता है उसका हथियार 2 हिस्सों में कट गया है। वो ब्रैडली की तरफ देखता है और कहता है, उन्होंने अपना स्वर्ड कब निकाला? ब्रैडली कहता है, यंग अल्केमिस्ट, तुम्हें बाकी के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अगले सीन में हम देखते हैं एल्फोंस और विनरी एक साथ बैठे हुए हैं। विनरी कहती है, अगर एडवर्ड स्टेट अल्केमिस्ट बन गया तो क्या तुम लोग यहाँ से चले जाओगे? एल्फोंस कहता है, हाँ, जाना तो पड़ेगा। एनीवेज, इस तरफ कॉर्नेल रॉय एडवर्ड को स्टेट अल्केमिस्ट होने का मेमेंटो और एक डॉक्यूमेंट देता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि एडवर्ड ऑफिशियली मिलिट्री का डॉग बन गया है और उसे ऑफिशियली फुल मेटल अल्केमिस्ट का खिताब दिया जाता है। एडवर्ड कहता है, फुल मेटल अल्केमिस्ट, नाम तो बहुत कूल है। अगले सीन में प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहां एडवर्ड ट्रेन में जाते जाते सो रहा होता है और कुछ देर बाद एल्फोंस उसे जगाता है और खिड़की के बाहर इशारा करके कहता है, हम लोग लियोर सिटी आ गए हैं। ये देखकर एडवर्ड मन ही मन सोचता है, अभी हमें शायद कुछ क्लू मिल जाएगा। और यहाँ पर एपिसोड 2 की कहानी खत्म हो जाती है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि लियोर सिटी में उन्हें कोई क्लू मिल पाता है या नहीं। सो अगर आपको ये पूरी कहानी जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही फुल मेटल अल्केमिस्ट की पूरी स्टोरी को एपिसोड वाइज एक्सप्लेन करने वाले हैं। और आज का ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई सजेशन है तो कमेंट में जरूर बताइए।